नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का 5वां मॉक टेस्ट है, या जो भी आप मानो प्रैक्टिस सेट है। हम इसमें 100 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपके समय की कीमत को पहचानते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहले पार्ट में हिंदी है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। क्वेश्चन नंबर 1, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाणी औचित्य। अगर इसमें बात करी जाए तो कौन सी संधि है, आप देख सकते हो बड़ी ई और औ मिलकर य का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। यानी इससे क्या आपको लगता है, जहाँ पर य और व बन जाते हैं ना, या फिर री का रै बन जाता है, तो वहाँ पर यण संधि होती है। मैं आपको यण संधि का तरीका बता देता हूँ पहचानने का। देखिए, संधि का नियम क्या कहता है यण संधि का। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का तो य बन जाता है, छोटे ऊ और बड़े ऊ का व बन जाता है और री का रै बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो सही आंसर है जिजीविसा। देखिए, जीने की इच्छा जिजीविसा, और जो जानने को उत्सुक हो उसे कहते हैं हम जिज्ञासु। जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसे जिगुसु कहते हैं, और जो प्यासा हो या जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जलज का क्या होता है? कमल होता है, पर जलद का समुद्र नहीं होता। जलद का जो होता है वो बादल होता है। और बाकी अनिल, अनल, हवा, आग सही है। अली, अली, बहुरा, सखी ये भी सही है। आदि, आदि, प्रारंभ, अभ्यस्त, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये शब्द युग्म सही अर्थ वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन नंबर सी है। अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। बाकी साहस भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, बालक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई, जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मत्स्य, मीन और सफरी जो है ये मछली के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का क्या विलोम है? तो कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। जबकि अगर जड़ की बात करी जाए तो जड़ का जो विलोम होता है वो चेतन होता है। और संवेदनहीन का जो विलोम होता है संवेदनहीन का, तो संवेदनशील होता है। और कृतज्ञ का अकृतज्ञ मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ये किसी का विलोम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो सही आंसर हो जाएगा लुटेरा में एरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एरा जो है ये लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो अखरोट शब्द जो है ये पश्तो भाषा से आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अखरोट जो है मूलतः पश्तो भाषा का शब्द है, जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है। हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्दों को आत्मसात कर लिया है। यही शब्द विदेशज शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम अखरोट की बात करें तो ये विदेशज शब्द में आ जाएगा। और अगर देश पूछ ले तो ये पश्तो से लिया गया है, यानी किस विदेशी भाषा से?
तो पश्तो विदेशी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी जो है तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तद्भव हो जाएगा। देखिए, अगर अमी का हम तत्सम रूप देखें तो वो अमृत होता है, और बाकी इष्टिका, कुपुत्र, उलूक जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डरती है इस वाक्य में अपादान कारक है। अब अपादान कारक क्यों है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, कहीं अगर भय एवं रक्षा के भाव में कोई बात कही गई होगी तो वहाँ पर अपादान कारक वहाँ पर जो है अपादान कारक आएगा। तो सीमा कुत्ते से डरती है, तो सीमा को भय है कुत्ते का, तो यहाँ पर अपादान कारक आ जाएगा। अगर बात रक्षा की आती तो वहाँ पर भी अपादान कारक आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। देखिए, आम खाया जाता है वाक्य में आम जो है वो कर्म है तथा इसके अनुसार क्रिया खाया जाता का प्रयोग हुआ है, अतः यह वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में कौन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? तो भाई पानी स्त्रीलिंग नहीं है। पानी को हम बोलते हैं ना कि पानी पी लिया, तो ये पुल्लिंग शब्द है पानी जो है। बाकी रोटी को कहते भी हैं रोटी खा ली, पूड़ी बना ली, नदी में नहा लिए, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, पर पानी जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ इस वाक्य में अव्यय शब्द हमें छांटना है, तो सही आंसर हो जाएगा वहाँ। देखिए, वहाँ जो शब्द है वो अव्यय है, और अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। सार्थक ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है, और जब इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है और 3 में अकर्मक क्रिया है। तो बहुत आसान है ये छांटना हमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी लिखता है। देखिए, विद्यार्थी जो है वो लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। अगर बाकी की बात करी जाए जो दूसरे विकल्प हैं वो तर्क संगत नहीं है, और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म अपेक्षित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थी लिखता है इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, स्त्री शब्द का विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का विशेषण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रैण। देखिए, स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 11 सर्वनाम हैं। और वो 11 कौन कौन से सर्वनाम हैं दोस्तों, मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, उम्मीद है आपको याद होंगे वो 11 सर्वनाम के नाम। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम है और इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कितने भेद है भाई? 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा आप सभी जानते होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से हैं संज्ञा के? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रज्वलित जो है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें अगर इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो प्र तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा, प्र तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा। और जी अगर मूल शब्द की बात करी जाए तो मूल शब्द इसमें ज्वल हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? ज्वल हो जाएगा। और अगर बात करी जाती है प्रत्यय तो इसमें इत जो है प्रत्यय है। तो इस तरीके से हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तै, थ, दै, ध। ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अगर बात करी जाए संयुक्त व्यंजन की तो ऑप्शन ए हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और ज। अगर अंतस्थ की बात करी जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों य, र, ल, व। और जी अगर बात करी जाए ऊष्म या संघर्षी की बात करी जाए तो स, और है, यानी तीनों स और है ये तो हो जाएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। य, र, ल, व ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। और जी छ, त्र, ज्ञ और श्र जो श्रमिक वाला है ये जय नहीं आने का दोस्तों, इसमें ये गलत दे रखा है। जो श्रमिक वाला श्र है वो संयुक्त व्यंजन में आ जाएंगे। और अगर इसमें पूछा स्पर्श व्यंजन है तो तै, थ, दै, ध ये स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यशपाल। देखिए झूठा सच क्या है? एक उपन्यास है। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। और ये लिखी किन्होंने है? तो यशपाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एक प्रकार से पद्यांश दे रखा है दोस्तों। देखो गद्यांश मिलता है ज़्यादातर एग्जाम में, पर अगर कहीं पद्यांश मिल जाए तो उसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे तो उस बारे में हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें पद्यांश को पढ़ना है। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान। और आगे पढ़ लेते हैं, आगे दिया हुआ है निस्सीम व्योम में तान रहे युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नगपति मेरे विशाल। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पद्यांश पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 21, हिम किरीट का आशय क्या है? तो हिम किरीट का क्या आशय है? बर्फ का मुकुट। क्या है भाई? हिम किरीट का आशय बर्फ का मुकुट होता है। देखिए हिम का आशय बर्फ तथा किरीट से जो आशय होता है वो मुकुट का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, पद्यांश के आधार पर ही नहीं, हमें तो इस क्वेश्चन का तो वैसे भी पता होगा नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। और जैसे हिम किरीट दे रखा है इसका भी हम अर्थ जान सकते हैं। तो नगपति का विग्रह और समास क्या होगा? तो सही आंसर है नगों या पर्वतों का पति, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें समास भी पूछा है तो तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष समास होगा। अगर बात करी जाए दोस्तों तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं मैंने आपको बताया है दोस्तों। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगर पूछ लिया जाता है ना इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है इसमें, तो संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है नगों का पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है अपना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है?
किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो सही आंसर हो जाएगा पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। क्वेश्चन नंबर 25। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखो, इसको पढ़ना है और इसका आंसर आप बता सकते हो। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यानी इसमें किस चीज का जिक्र हो रहा है? तो विरोधाभास का जिक्र हो रहा है। तो सही आंसर की बात करी जाए तो विरोधाभास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर भी वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है किंतु विरोध नहीं होता यहाँ पर, आपको आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि विरोध का जो है एक भाव प्रकट हो रहा, पर विरोध थोड़ी किया जा रहा है कि आप राम का नाम क्यों लेते हो। तो यहाँ पर विरोध नहीं हो रहा, तो विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे चौपाई कहते हैं। अगर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई कहते हैं। और अगर बात करी जाती है दोस्तों चौपाई की, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको मैं चौपाई का एक उदाहरण पढ़ के भी सुना देता हूँ। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। तो प्रत्येक जो लाइन है इसमें 16 मात्राएं हैं। यहाँ पर मैंने 4 चरण नहीं पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसके साथ ही। और अगर रोला दोहा सोरठा की बात करी जाए तो देखो, दोहे का जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पर सोरठे में क्या होती है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और अगर रोले की बात करी जाए दोस्तों, तो रोला एक सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती है। रोले में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर सी वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। कितने रूप? 4 रूप। वो 4 रूप कौन से अनुभाव के? एक तो कायिक है, एक वाचिक है, एक आहार्य है, एक सात्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29। एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं? जिसमें एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, एक ही विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं और सरल वाक्यों में एक प्रमुख क्रिया तथा एक ही उद्देश्य होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो बिजली चमकती है, पानी बरसा, वो सब सो गए, ये सभी क्या हैं? ये सरल वाक्य हैं। और अगर मिश्र वाक्य की बात करी जाए तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, यानी एक तो साधारण वाक्य होगा, उसके अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये मिश्र वाक्य है। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का योग संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहलाता है या उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं हम संयुक्त वाक्य के, तो सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसमें और शब्द जुड़ गया, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा।
तो आपके समझ में आ गया होगा संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, सरल वाक्य कौन से होते हैं। देखो सरल तो सरल ही है, और अगर बात मिश्र की करी जाए तो उसमें सरल भी आएगा और एक उपवाक्य भी होगा, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य की बात करी जाए तो उसमें सरल वाक्य आ जाएंगे दो, उन्हें जोड़ने का जो है एक अवयव होगा, या फिर दो मिश्र वाक्य का भी प्रयोग हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने बताया था संयुक्त वाक्य का, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो भाई अव्यय भाव समास है। देखिए प्रतिमान में अव्यय भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर प्रति जो है अव्यय शब्द होता है। प्रति जो है कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। जिस सामासिक पद की शुरुआत में अव्यय जैसे अनु, आ, प्रति, भर आदि जुड़े हों, अव्यय भाव समास में आते हैं। जैसे अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट। इन शब्दों को आप याद कर लेना। मैं आपको बता दूं कि अव्यय भाव कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कोई शब्द दिख जाए और शब्द के शुरू में प्रति लगा दिख जाए, उस शब्द के शुरू में अनु लगा दिख जाए, आ लगा दिख जाए और भर लगा दिख जाए जैसे भरपेट, तो आप समझ जाना वहाँ पर अव्यय भाव समास कहलाएगा या अव्यय भाव समास होगा वहाँ पर। दोस्तों 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं हिंदी के। अब रीजनिंग के कर लेते हैं। जो 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, उन्हें कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो सामान्य बुद्धि परीक्षण क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का है। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं और देखते हैं। देखिए कथन का क्वेश्चन है, सभी महिलाएं फूल हैं। सभी महिलाएं यानी सभी वुमेन क्या हैं? फूल हैं। सभी वुमेन फ्लावर हैं। और सभी फूल तोते हैं, तो सभी फूल क्या हैं? पैरट हैं। अब यहाँ निष्कर्ष दे रखा, सभी महिलाएं तोते हैं, तो महिलाएं ये हैं, सभी महिलाएं तोते हैं, पैरट हैं, तो सही हो जाएगा पहला कथन। सभी तोते महिलाएं हैं, तो सभी तोते महिलाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। यानी ये एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज को हमें पूर्ण करना है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों? तो बड़े अच्छे से आप समझ पा रहे होगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर की बात करी जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। और जी अगर इससे आगे हम बढ़े दोस्तों, जब सीरीज आपके समझ में ना आए, अगर क्योंकि ऐसे सीरीज चल रही है तो ये तो है कि ये जोड़ पर ही सीरीज चल रही है। अगर ये गुणा पे सीरीज चलती तो बहुत तेज़ी से नंबर ऊपर बढ़ते रहते। 8, 20। अभी कुछ लॉजिक हमारे समझ में नहीं आया, मैं आपको इसके बारे में अगर बताता हूँ दोस्तों। तो 30 से किस पर जाएं और यहाँ से 130 पर कैसे जाएं, तो ये चीज़ अभी जो है अभी सोचनी बाकी है। उसके साथ ही अगर हम एक बार सोच लेते हैं, यहाँ पर 8 से 20 12 बढ़े, और अगर 20 से 12 बढ़ते हैं तो 32 हो जाएगा। और 30 यहाँ पर 32 हो जाएगा। 30 और 32 कितना होगा? 62। और 62 आंसर में दे भी नहीं रखा। और 62 से अगर और आगे बढ़ते 130 पर हम नहीं पहुँच पाते। अगर सीरीज हम दूसरी मिलाने की कोशिश करती हैं, 8 से 20, 8 से 20 सीरीज 12 बन गई दोस्तों। और 12 बन गई। 12 से अगर हम आगे चलते हैं सीरीज पर, तो हमारे पास अभी कुछ भी सीरीज के लिए नहीं बचा है। तो इसके लिए हम अगर क्वेश्चन को रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन को ही रखने की कोशिश करते हैं 50 को, तो अगर यहाँ पर 50 रख लेते हैं तो यहाँ पर कितना डिफरेंस बन जाएगा? 20 का, जो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 20 बन चुका है, तो अब 20 का डिफरेंस नहीं बनेगा, 20 से ज़्यादा का डिफरेंस बनेगा। तो हमारा जो है 50 तो नहीं हो पाएगा दोस्तों आंसर। अगर हम 68 को रख लेते हैं यहाँ पर, 68 को रखने के बाद यहाँ पर 8 का डिफरेंस बना, यहाँ पर 20 का डिफरेंस बना। अभी कितने का डिफरेंस है? 30 से 68 पे जाने के लिए तो 38 का डिफरेंस है। और 38 से 130 पे जाने के लिए कितना डिफरेंस है?
तो 62 का डिफरेंस है। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कितना, 20 से 18 का, और यहाँ पर कितने का, 18 से 62 पे 24 का। तो दोस्तों हमारी सीरीज एक बन चुकी है। अगर थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करें हम, तो यहाँ पर 6 डिफरेंस है, यहाँ पर 6 डिफरेंस है। तो ये सीरीज अब हमारी बन चुकी है। यहाँ पर 6 6 चल रहा, 12 18 24 चल रहा, 8 20 38 62 चल रहा, और 38 जब आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर 68 होगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा वहाँ पर। अगर आप वैसे करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिस है तो आप देखते ही समझ जाओगे। तुरंत रखो ऑप्शन उठाकर और तुरंत सोल्व करने बैठ जाओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो किस प्रवृत्ति का अनुकरण करता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या इसमें लॉजिक बन रहा है? यहाँ पर एक इधर है, इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, तो इधर 4 होने चाहिए, 4 पर इधर 3 है तो ये गलत हो जाएगा। इधर 4 इधर 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इधर 3 है, इधर 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि 3 वाला तो आ चुका है। इधर 3 इधर 4, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 3 के बाद 4 4 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और कथन की बात करें तो स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते, एक अभिभावक, यानी एक बैठक हुई है जिसमें शिक्षक बैठे हैं और अभिभावक बैठे हैं। आप अभिभावक जानते होंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप बैठे हैं। तो एक अभिभावक ने यह बात कही है कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सके। तो दूसरे वाले का तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आया। पहले वाले को एक बार और पढ़ के देखते हैं। उस अभिभावक का मानना है, यानी जिस अभिभावक ने यह बात कही है, स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। तो उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे हमारी बात सिद्ध होती है कि केवल धारणा एक निहित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल धारणा एक निहित है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, ये प्रश्न आकृतियों का जो है क्वेश्चन है, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप कर जाओगे। वो क्वेश्चन में क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक बिंदु है, और बिंदु कैसा है? गोल है। तो ये समझ जाना कि इधर भी बिंदु रहने वाला है, और उसके बाद 3 गोले बनाए रखे हैं। जैसे एक गोला इधर है तो बिंदु के ऊपर 3 गोले बना रखे हैं, आप गौर से देखो। तो 3 त्रिभुज बना दो। इधर भाई, इधर तो त्रिभुज ही 4 बना दिए, तो गलत ही है। इधर 2 त्रिभुज हैं तो ये भी गलत है। इधर 3 त्रिभुज है तो बीच में बिंदु नहीं है, बिंदु होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बीच में बिंदु भी है और 3 त्रिभुज भी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, और ए भाग बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। और यदि एस भाग टी गुणा यू भाग जेड दिया गया है तो निम्न में से कौन सा सही है? एस जेड की बेटी है, जेड एस की चाची है, एस जेड की चाची है, या एस और जेड भाई बहन है? तो इस क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें इनका जो है लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो भाई, हम इधर से चलते हैं जेड की तरफ से। यहाँ भाग वाला क्या दे रखा है? ए बी की बहन है, तो जेड की बहन कौन सी है? यू है। और जी ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो ये टी जो है यू का भाई है, तो जेड का भी तो भाई हो गया, जेड का भी तो भाई हो गया टी। और ये भाग वाला हो गया, तो ए बी की बहन है, ये बहन है, तो जेड की बहन एस है। एस जेड की बेटी है, गलत। जेड एस की चाची है, गलत। एस जेड की चाची है, गलत। एस और जेड भाई बहन है, तो ये सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा स्किप करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37।
एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। अब उनकी उम्र कितनी है? क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ऑप्शन से भी करोगे इस क्वेश्चन को तो भी कर जाओगे। और मैं यही कहूँगा भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो ऑप्शन से करना। देखो, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 45 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 70। 47 23 को जोड़ोगे 70। 50 20 को 70 और 50 और 25 को जोड़ोगे 75। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा खत्म ही हो गया, क्योंकि 70 बैठ ही नहीं रहा योग। फिर कह रहा है 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी हो जाएगी। अगर 10 साल बाद की बात करें तो ये 45 वाला कितना हो जाएगा? 55। और 25 वाला कितना हो जाएगा? 35। तो 35 55 ये तो आधी नहीं हो रही। ये 35 55 आधा नहीं हो रहा, तो ये नहीं बैठने का। 50 से 60 हो जाएगा बी वाला, और 20 से 30 हो जाएगा 10 साल बाद। उसने कहा 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 50 वर्ष और 20 वर्ष है वर्तमान उनकी आयु। अगर 10 वर्ष की बात बात करें तो बाप की आयु 60 साल हो जाएगी और पुत्र की आयु 30 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? तो कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृतियों में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि घन, इसके विपरीत तो ये होगा और इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। पहली चीज़ तो ये दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लो, क्योंकि विपरीत वाली चीज़ें आपको एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। विपरीत वाली चीज़ें आपको एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। जैसे ये वाला, ये और ये और ये, इस तरीके से ये एक साथ दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर ये त्रिभुज आप देख सकते हो, त्रिभुज के साथ में यानी ये दोनों त्रिभुज नहीं दिखाई देंगे। फिर ये गोला दिखाई दे रहा है ये। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर की बात करें, क्योंकि इसने क्या कहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित उत्तराकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, और जी ये इसका विपरीत है। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें गलती कहाँ पर हुई है क्वेश्चन में? तो ये वाला तो यहाँ पर सही दे रखा है, इसके विपरीत ये नहीं दे रखा। अगर इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो ये दे रखा है, और इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो इसमें से एक दे रखा है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि कहाँ पर जो है गलती हुई है, यहाँ पर कहीं पर गलती नहीं हुई। ये तो बनाया जा सकता है, ये तो सही है हमारा बनाया हुआ। और यहाँ पर इस तरीके से देख लो, ये आ गया, स्टार नहीं आया, गोला आ गया, ये नहीं आया, एक त्रिभुज आ गया, दूसरा नहीं दिखाई दे, तो ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब इसने ये पूछा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों स्क्रीन थोड़ी सी जो है छोटी पड़ रही है हमारी, थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना। यानी ये बिंदु और ये स्टार नहीं दिखाई देने चाहिए पहली चीज़ तो यहाँ पर बिंदु और स्टार दिखाई देगा, बिंदु और स्टार दिखाई दे तो ये नहीं बनेगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और और ये भी हमारा बन जाएगा दोस्तों। मैंने बताया ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, सी भी बनेगा, और सॉरी डी भी बनेगा, पर सी नहीं बनेगा। आप अच्छे से देखोगे तब भी आप इस चीज़ को महसूस करोगे दोस्तों। अभी अगर मैं नीचे को थोड़ा सा स्क्रीन करता हूँ तो आप देखने की कोशिश करना, क्वेश्चन को अच्छे से देखो और आपके समझ में आ जाएगा। तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दी गई संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों? तो अगर 8 की 6 से गुणा करते हैं, 8 छंग 48, 48 की 4 से गुणा करते हैं तो 192, ये सही बन गया। 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96, सही। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और अगर यहाँ पर 18 लिख देते हैं तो 18 अट्ठे 324। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि 18 का वर्ग क्या होता है? 324 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ग ए बी सी डी में कितने वर्ग, यानी वर्ग दे रखा है ये ए बी सी डी, इसमें कितने वर्ग दे रखे हैं दोस्तों? दोस्तों अगर इसके वर्गों की बात करी जाए
तो बहुत आसान है। इधर भी ये 4 लाइनें दे रखी हैं, इधर भी 4 लाइनें दे रखी हैं। तो करने के लिए बेस्ट ट्रिक है क्या, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी, 1 प्लस और 2 दूनी 4 प्लस और 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। यानी 30 वर्ग इसमें है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा एक बार हम इसे चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, रानी राम से अधिक अमीर है, राम विनोद से अमीर है, उषा राम के बराबर अमीर है, पंकज रानी से अधिक अमीर है, सबसे अमीर कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, रानी राम से अधिक अमीर है। रानी जो है राम से ज़्यादा अमीर है, तो रानी ऊपर रहेगी राम के। राम विनोद से अमीर है, राम जो है विनोद से ज़्यादा अमीर है, तो विनोद इधर आएगा। ऊषा राम के बराबर अमीर है, तो ऊषा तो बराबर है इसके, तो पर ऊषा रहेगी तो विनोद से ऊपर ही। पंकज रानी से अधिक अमीर है, पंकज भाई रानी से भी ज़्यादा अमीर है। पंकज को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ दोस्तों, ये पंकज लिख दिया मैंने और नीचे रानी है। तो सबसे अमीर कौन है? तो भाई पंकज ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पंकज सबसे ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर नेक्स्ट, क्योंकि इसमें सबसे अमीर की बात करी है ना, तो सबसे अमीर दोस्तों इसमें पंकज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि उन तीन संख्याओं का औसत 506 है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अगर पहली संख्या की बात करें, इधर दूसरी इधर तीसरी लिख देते हैं एक साथ ही। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, ये तो 2x हो गई और ये x हो गई। और तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तीसरी संख्या से तीन गुनी है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से लेना शुरू करते हैं x। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तो तीसरी संख्या से तीन गुनी का मतलब क्या है? अगर हम इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे 2x मान लेते हैं, तो ये तीन गुनी हो जाएगी 6x। और दूसरी क्या कह रहा, दोगुनी है पहली वाली संख्या दूसरी से, तो ये कितनी हो जाएगी 3x। मैंने इस वजह से यहाँ पर 2x माना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर मैं x मानता तो यहाँ पर 3x होता और यहाँ पर 1.5x करना पड़ता हमको दूसरी वाली में, तो कैलकुलेशन थोड़ी हमारी टफ हो सकती थी। अब उसने कहा यदि उन तीन संख्याओं का औसत 506 है, औसत कितना है? 506 है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11x बटे 3 बराबर कितना दे रखा है? 506 दे रखा। अब इसे यहाँ से सोल्व कर लो भाई। 11 से अगर हम 506 को काटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 11 चौक 44, 6 बज गए, 11 छंग 66 और 46 के 3 से गुणा कर दो, x का मान निकल आएगा हमारा। 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, यानी x का मान 138 आ गया हमारा। x का मान कितना आ गया? 138। उसने कहा है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर है? पहली संख्या 6x है और तीसरी संख्या 2x है। पहली संख्या 6x और तीसरी संख्या 2x। x का मान 138 आ चुका है, तो 6 गुणा 138 माइनस 2 गुणा 138 कर देना है। तो यहाँ पर आराम से निकाल दोगे, 138 की 4 से गुणा करोगे तो सही आंसर आ जाएगा। 8 चौक 32, बाद में 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, बाद में 2 होना चाहिए। यूनिट डिजिट से जो है ये आसान हो गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर वही जानकारी उनकारी दे रखी है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सीधा ही पढ़ते हैं हम, कथन वथन का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा। देखो यहाँ पर कथन पढ़ो सीधा, और सीधा आंसर एकदम निकल के आएगा बहुत जल्दी। कथन दे रखा है, किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। कोई आवासीय क्षेत्र है और वहाँ पर कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। कार्रवाई का क्रम, कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयंसेवकों का पता लगाएं, स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारा। देखो, कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए, कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयंसेवकों का पता लगाएं, स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। जो स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र है उसमें शिकायत दर्ज करें, क्योंकि ये चिकित्सा केंद्र है। तो चिकित्सा केंद्र वाले क्या करेंगे, वो तो उपचार ही तो कर सकते हैं, इलाज ही तो कर सकते हैं। वो कुत्तों के साथ और क्या कर सकते हैं, कुत्तों को पकड़ेंगे तो वो नहीं। तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। तो स्वयं सेवकों का पता लगाएं, यहाँ पर स्वयं सेवक आ गया, तो ये भी इस कारण से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दूसरा वाला जो कथन है हमारे स्ट्रोंग कथन है। यानी ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से दो कथन दे रखे हैं क्रम से ए और बी, कारण दे रखे हैं। अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। इनके विषय में दी गई टिप्पणियों में से सही को चुनें। अभिकथन ए और कारण दे रखा है। देखिए, हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने दे रखा है, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। देखिए, हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप गर्मी पड़ रही हो, धूप तेज पड़ रही हो, काले कपड़े पहनना आप महसूस करोगे कितनी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। तभी क्या होता है, हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो ऊष्मा है उसे बहुत ज़्यादा अवशोष करता है। ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, हमारे शरीर की तरफ कोई भेजता रहता। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर काले रंग और अन्य रंगों की तुलना की बात चली है, हम तेज धूप में काले कपड़ों में, तो आर ए की सही व्याख्या भी है दोस्तों। तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं क्यों करते हैं, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है। एक बार अच्छे से और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है तथा वर्ग धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं। जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, त्रिभुज तो डॉक्टरों को दर्शा रहा है और वर्ग धनी व्यक्तियों को, और विवाहित व्यक्तियों को कौन दर्शा रहा है, यह व्रत दर्शा रहा है। अगर सही आंसर की बात करें तो इसने क्या पूछा था हमसे, उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है। जो धनी व्यक्ति नहीं है, विवाहित डॉक्टर, विवाहित होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, पर धनी व्यक्ति नहीं होने चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं, तो 11 तो भाई विवाहित व्यक्ति है पर डॉक्टर नहीं है। 3 की बात करें तो ये धनी भी है, डॉक्टर भी है और विवाहित भी है। पर 4 ऐसा है जो डॉक्टर है और विवाहित व्यक्ति भी है पर धनी व्यक्ति नहीं है, और यही इसने पूछा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सामान्य जानकारी के हम क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आपके समय की कीमत को पहचानते हुए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है।
यानी राजस्थान से कौन सा संबंधित है? बेसिकली हड़प्पा का स्थल पूछा है, तो सही है कालीबंगा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है, तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? आपको पता होगा कि जब कन्नौज का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था और दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। तो ये लौटकर जो आया, ये आया था 1555-56 के आसपास ये लौट के आया था हुमायूं। और इसने फिर किस सूरी राजा को हराया था? तो इसने हराया था क्योंकि शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो चुकी थी। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो सिकंदर सूरी को हराया था इसने, हुमायूं ने। उसके बाद में इसने अपनी जो सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक मुझसे इस क्वेश्चन में हुई है, क्योंकि कन्नौज का जो युद्ध है, कन्नौज के युद्ध की बात नहीं थी, ये थी बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों ये हारा था हुमायूं, और ये भारत को छोड़ने पर विवश हो गया था। और 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय पर अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिकंदर सूरी कर रहे थे, और सिकंदर सूरी को इसने हराया था। तो कब हराया था? 1555 में हराया था। कौन से युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में हराया था। और हुमायूं किस युद्ध से भारत को छोड़ के चला गया था? जब शेरशाह सूरी से हारा था तो बेलग्राम के युद्ध को छोड़ के चला गया था। क्वेश्चन नंबर 50। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ ही है। कितनी? 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी जो मिट्टी है वो विकसित होती है? तो कौन सी मिट्टी विकसित होती है भाई? लाल मिट्टी। क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप जो है भारतीय महासागर में कौन सा है? मालदीव ही है। और मालदीव और लक्षद्वीप का मेनिका द्वीप जो है, उसको जो डिवाइड करने वाली रेखा है, या जो डिग्री है, वो कौन सी डिग्री है? तो भाई याद रखना, 8 डिग्री चैनल के माध्यम से मालदीव मिनिकॉय से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 53। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहली चीज़ तो टिस्को की फुल फॉर्म याद करनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टिस्को की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो वो 1907 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1907 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो ये झारखंड में की गई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो सही है अनुच्छेद 10। क्वेश्चन नंबर 55। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1978 में कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में। उस समय सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की, जनता पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? तो पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता कौन सा था? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या थी? तो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। देखिए, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड। अगर जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करें तो कौन सी पुस्तक थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर Z.A. भुट्टो की पुस्तक की बात करें, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, लंदन किसकी राजधानी है? तो लंदन यूके की राजधानी है, यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। अगर बात करें मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो क्या है? मनीला। स्पेन की राजधानी की बात करें तो क्या है? मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं हम। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? भाई, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने। और उत्प्रेरक होता क्या है? देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है, यानी जिसकी उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है, वो उत्प्रेरक पदार्थ कहलाता है। और खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ अवस्थित है? पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, पीरा कुम्फर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका दौरा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? तो केरल राज्य ने। जल बजट पहला किसने जारी किया? केरल राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 64, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक को। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 से। दोस्तों, अब 15 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इन्हें और कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर होने वाला है इसमें? एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो रजिस्टर। कौन करता है भाई? रजिस्टर। देखिए, अगर आपसे पूछे सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है तो रजिस्टर होती है। वैसे कैश मेमोरी भी तेज होती है, पर सबसे तेज रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश होती है, उसके बाद कौन सी होती है? रैम होती है, रैम के बाद रोम होती है। अगर आपको रजिस्टर ना दे रखा हो ऑप्शन में तो आपको कैश मेमोरी लगानी है, और अगर कैश भी दे रखा हो और रजिस्टर भी दे रखा हो तो आपको रजिस्टर मेमोरी लगानी है, कि सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 67, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो किसके विभिन्न प्रकार हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर के। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 68, AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई, ये क्वेश्चन तो आपको रटने ही पड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, या तो प्रैक्टिकल तौर पे सीखो, और अब इतना समय है नहीं कि प्रैक्टिकल तौर पे सीख सको, तो आपको ये क्वेश्चन तो कंप्यूटर के रटने ही पड़ेंगे, 15 क्वेश्चन। और आप 15 के लिए ट्राई भी मत करना कि 15 के 15 ही मैं करूँ।
आपको बेसिक नॉलेज जो है वो आपको रखनी है कंप्यूटर की। आप 8 से 10 क्वेश्चन भी कर जाओगे ना कंप्यूटर के, बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ मैं आपको, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कंप्यूटर का लेवल कुछ रहता है, अच्छा लेवल रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक ग्रीन पीसी किस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता? तो भाई पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। एक ग्रीन पीसी जो है वो पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का प्रयोग करता है। पीसी किसे कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 71, क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट क्या है? तो ये भाई ए सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। क्या? अर्धचालक नैनो संरचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप 2-4 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से रट ही लेना, अगर रटो तो कंप्यूटर को तो सही रहेगा। और मैं तो फिर भी कहूँगा 8-10 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर मानता हूँ कंप्यूटर का, कि उसे अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई CLI का पूर्ण रूप पूछा, मैंने पूर्ण रूप की एक क्लास कंप्यूटर की करा रखी है, उसे आप देख लेना। सारी ये CLI वगैरह जो भी पूर्ण रूप हैं, फुल फॉर्म है, सभी आप कर जाओगे। तो यहाँ पर CLI का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ITR का पूरा नाम? ITR का भाई पूरा नाम क्या है? तो इनकम टैक्स रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए, आयकर रिटर्न कहते हैं इसे हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2019 में सेव अस विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो एक तो F12 ही होती है शॉर्टकट कुंजी, बाकी इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन सी कोई सी और कुंजी तो नहीं दे रखी। तो सही आंसर हमारा F12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई Ctrl+Alt+D का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, शीर्षक या टाइटल केस के मामले में एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल लिखा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ समझो, इन केस ऑफ टाइटल केस एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस इज कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा ना, यहाँ से जो क्वेश्चन है तो आप कर जाओगे, पर अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी जो है हिचकिचाहट हो सकती है। एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस इज कैपिटलाइज, पता है क्या बोला है इसने? यानी जो शीर्षक है, जो कोई चीज़ आप लिख रहे हो ना, तो उसके बारे में ये बहुत बात कही गई है। क्या? एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल लिखा जाता है, प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर शीर्षक टाइटल केस के बारे में चर्चा होती है तो शीर्षक आपको याद कर लेना है। कि आपको कोई, अगर आप लिख रहे हो कोई, मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस, तो उस सेंटेंस का जो कोई वर्ड है, प्रत्येक मतलब उस सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड आपको जो पहला अल्फ़ाबेट लिखना है वो कैपिटल में लिखना है, ये बात इसमें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 77, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड रिटर्न। स्प्रेडशीट किस में बनती हैं? एक्सेल में बनती हैं, ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करती हैं तो वो मोड में हो जाता है द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यार एक्सेल की मैं एक क्लास लेकर आऊँगा 15-20 मिनट की, जिसमें आपको फॉर्मूले कराऊंगा। वो मैंने तैयार तो कर लिए, फॉर्मूले लिखे पड़े हैं, पर मेरे याद नहीं रही, उसके फ़ोटो वगैरह भी खींचे नहीं हैं। फ़ोटो खींच के मैं करवा दूंगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर उसे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, तो कर जाओगे। पर उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। अगर वैसे ही आप फॉर्मूले डाउनलोड करके देख भी लिए तो उनसे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल सेवा निरूपित करता है। भाई ईमेल की फुल फॉर्म पूछ ली इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन को तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में परिचालन तंत्र वगैरह ये दे रखा आप देख रहे हो, और भी टफ ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा
प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब ये कंप्यूटर सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही किया जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसमें गणित की चीज़ें की जाती हैं, आपको ये याद रखना है। सीओ की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर मैंने बता दिया, ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद कैश होती है, उसके बाद रैम होती है, उसके बाद रोम होती है। कैश और रजिस्टर दे दे तो सबसे तेज़ कौन सी होती है? रजिस्टर। अगर रजिस्टर ना दे तो कैश होती है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। स्थापना कब होती है इसकी? 1887 में स्थापना होती है। और अगर इसे बात करी जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो 2005 में मिला था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम किसमें है? श्रावस्ती में। किसमें है भाई? श्रावस्ती में। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो बहराइच है, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और उसके बाद रामपुर। और अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद करना है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 83। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ही स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई 1992 में। क्वेश्चन नंबर 85। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? 2 महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। और दोनों के नाम क्या क्या थे भाई? दोनों के नाम क्या क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा, एक तो सुचेता कृपलानी थी और एक सुश्री मायावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम हमारा क्वेश्चन क्या है और इसकी बात बता देता हूँ। राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में। और कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है? तो बागपत में। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रामप्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज से संबंध नहीं था इनका। अगर इनकी बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था, और इन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो बाकी अमीर खुसरो एटा से, मिर्ज़ा गालिब आगरा से, जोश मलिहाबाद से, पर रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं थे, ये शाहजहांपुर से थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? किशन महाराज। इंपॉर्टेंट है भाई, महाराज जो है कथक कलाकार है, पर किशन महाराज को आपको याद करना है, ये कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज जो है बनारस घराने के प्रसिद्ध क्या है? तबला वादक हैं। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जबकि बिरजू महाराज और जी सितारा देवी और लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं। कथक कलाकार नहीं है, एक ही आपको महाराज याद करने हैं, वो किशन महाराज हैं। ये कथक कलाकार नहीं है। क्या क्या याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे भाई। कथक में क्या आ रहा शुरू में, किशन में क्या आ रहा, बिल्कुल कथक कलाकार नहीं है, किशन महाराज नहीं है, कभी नहीं बोल पाओगे अब। बाकी कोई भी महाराज आ जाए वो कथक कलाकार हैं। ये तबला वादक थे किशन महाराज जो थे, और बनारस घराने से। कहाँ से थे ये? बनारस घराने थे। तो से आ गया बनारस, किशन बनारस, बनारस घराना, क्या कथक कलाकार नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? सूरसेन कहा जाता है। क्या? सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो फैजाबाद में अवस्थित है। अभी फैजाबाद का नाम क्या हो चुका है? अयोध्या हो चुका है। और अयोध्या में अभी कौन सा जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगरा नहीं होगा इसका आंसर, गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? नरोरा में है। कहाँ पर भाई? नरोरा में। और अगर उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, तो अपना क्वेश्चन नंबर 94 रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़ दे रखा। तो मेरठ से क्या खेल का सामान है? अलीगढ़ के ताले। और जी अगर रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, ऋषिकेश के एंटीबायोटिक। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। देखिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग भी हैं। क्वेश्चन नंबर 96 उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वो रायबरेली में है। कहाँ पर है भाई? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता है गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसके घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करी जाए ना काशी की, तो इसे जो है घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। समरसेबल 12 वगैरह से जो सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का है, गेहूं का है, गन्ने का, पर फूलों का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। 100 क्वेश्चन करवाए हमने आपको। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा योगदान निभाने वाले हैं। क्लास अच्छी लगती हो तो भी बताया करें, ख़राब लगती हो, कुछ कमी लगती हो तो भी बताया करें। हम कोशिश करेंगे उस कमी को सुधारने की। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं भाई, वहाँ पर हर तरीके की अपडेट मिलती रहती है। कोई भी अपडेट हो वहाँ पर आपको हर तरीके की अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप सर्च भी कर सकते हो सरकारी एकेडमी ऑफिशियल करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।